प्रधानमंत्री भी एक अजीब से व्यक्ति हैं। औरों को तो कहते हैं कि आप विदेश यात्रा मत करिएगा, खुद विदेश यात्रा करते हैं। औरों कहते हैं आप कार से मत जाइएगा, खुद 40 कारों के अंदर जाते हैं। मुख्यमंत्री की कारकेड भी आप देख लीजिएगा। उनका लक्ष्य ये नहीं पुलिसिंग, उनका लक्ष्य ये नहीं कि शहर से यातायात का निकास फास्ट करें। उनका लक्ष्य केवल ये है कि आपकी जेब से कैसे पैसा निकाला जाए। जब वो खुद रोक रहे थे तो वो उसमें जितना सरकार के खजाने में जमा होता था उससे 4 से 5 गुना उनके घर पे जाता था। राजस्थान का लास्ट ईयर का एक डेटा देखिएगा कि राजस्थान में ट्रैफिक के कितने चालान हैं। 27,61,000 चालान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं और उन बातों का जवाब लेने के लिए जो है मैं सुनील शर्मा जी के पास आई हूं। जयपुर शहर जिलाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करूंगी इनका और स्वागत के साथ पहली बात पूछूंगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई चालान आजकल किया जा रहा है लोगों का और इस चालान से आप और मैं तो पहले ही भागते हैं कि भाई चालान नहीं हो, क्योंकि पुलिस वाले कब कहां पर छुप के खड़े हो ये पता नहीं होता। और ये चालान आखिर में हो रहा है तो जा कह रहा है, ये सरकारी खजाना क्या तो भाई ये हो सकता है कि किसी की जेब में जा रहा है या इसका कोई दुरुपयोग हो रहा है। सुनील जी काफी इसकी आवाज उठा रहे हैं, एक बार इनसे जानेंगे कि बहुत ही मैं कहूंगी कि बड़ा ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। सुनील जी थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले तो आपका, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का आप लास्ट ईयर का एक डेटा देखिएगा कि राजस्थान में ट्रैफिक के कितने चालान हुए। 27,61,000 चालान एक राज्य में होते हैं और किस नाम पे होते हैं? रोड सेफ्टी के नाम से होते हैं। और इस चालान के बिना के ऊपर 1393 करोड़ रुपया सरकार वसूल करती है। ई चालान एक पोर्टल है, लगातार आपके एक एक कार पे लोगों के 4-4, 5-5, 6-6 इस ढंग के चालान बन के आए हैं। अब यहाँ एक दूसरी बात करेंगे रोड सेफ्टी। मगर जब रोड सेफ्टी का हम देखते हैं, एनसीबीआर का डेटा आप देखते हैं तो वो और भी चौंकाने वाला है कि राजस्थान के अंदर लास्ट ईयर 10,320 रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जयपुर जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं, जो राजस्थान की राजधानी है, इस अकेले शहर के अंदर 1,000 लोगों की डेथ हुई है। यानी पूरे हिंदुस्तान का जो 286 अगर शहरों का जो डेटा है उसके अंदर हम सेकंड हाईएस्ट हैं दिल्ली के बाद। अब दिल्ली की आबादी और जयपुर की आबादी आप देखिएगा, और अगर जयपुर के अंदर अगर हम पूरे देश की उस लिस्ट को एक तरीके से अगर टॉप कर रहे हैं तो यानी जाहिर सी बात है कि ये जो चालान किए जा रहे हैं इसका रोड सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। और रोड सेफ्टी जो अगर आप बात करें, रोड सेफ्टी अगर आप एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर कारण होते हैं, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं कर रहा। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, मगर सच बात है कि वो जो सेंसर्स के थ्रू जो शहर को स्मार्ट बनाने की बात थी वो कहीं नहीं है, क्योंकि विजन नहीं है। पुलिस केवल और केवल एक काम कर रही है कि केवल आपके ट्रैफिक के डिफरेंट ढंग के आपके चालान करें और उसको आपके ई पोर्टल पे भेज दें। और दिलचस्प बात है, इस साल का तो जो टारगेट है वो 1 करोड़ चालान का है। आप ये कल्पना कीजिएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, यानी आप ये चाहते हैं कि इस राजस्थान का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ट्रैफिक चालान से हो, और हर कार के हिस्से में 6 से 7 आपके चालान आए। और अब आप या तो अब आदत डालिएगा कि हर रोज आपको फेसबुक पे जाना है, आप ऑफिस जाइएगा और अपना वेबसाइट खोलिएगा ई परिवहन ई चालान वाला, और देखिएगा आज आपका चालान तो नहीं हो गया है। क्योंकि एक एक महीने में आप शहर में पता कीजिएगा लोगों के 5-5, 6-6 चालान बन के आए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हर शहर का जो जो ट्रैफिक है उसका एक टारगेट होता है, ट्रैफिक बोर्ड होता है। अब मुझे पता नहीं जयपुर के अंदर ट्रैफिक बोर्ड है नहीं, और है तो वो प्रॉपर सेंस में उस ट्रैफिक की पेचीदगियों को उसमें अंडरस्टैंड करने की उनमें कुव्वत या सलाहियत भी है या नहीं है। तो यानी हम रोड का इनफैक्ट इम्प्रूव नहीं कर रहे, हम कैम्बर यानी रोड की जो ढलान है जो एक्सीडेंट्स के लिए वाहनों को कर देती है, हम उस कैम्बर पे काम हम नहीं कर रहे, डिफरेंट सेंसर्स पे काम नहीं कर रहे, और केवल एक काम कर रहे हैं कि आपकी जेब से कैसे पैसा निकाला जाए। तो केवल सरकार का लक्ष्य केवल एक हो गया है कि ट्रैफिक चालान के नाम पर एक लूट की जा रही है, और बिल्कुल लूट की जा रही है। आप पता कर लीजिएगा आपका जो रोड टैक्स है वो आप कितना आपने दिया था शुरुआत के अंदर, और अब इस साल से केवल 1 साल के अंदर आपने कितने चालान का पैसा आपने दिया है। ये मेरी राय में इससे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट
किसी भी सरकार ने कभी भी नहीं की। ये अनप्रेसिडेंटेड एक लूट है। मगर सच बात है कि लूट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोग वोट तो धर्म के आधार पे दे देते हैं ना। आपकी जेब से अगर 10-20 हज़ार रुपये निकलवा भी लिए, हर साल भी निकलवा लिए, तो इनका तो वोटर भी अलग ढंग का, वो कहता है ये कुछ दिक्कत नहीं है, चालान करवा लेंगे। मगर वो जो धर्म वाला जो है, केवल वो इशू उनका इंटैक्ट रहना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश की, राजस्थान की जो एक भोली जनता है, उसकी जेब के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका ट्रैफिक का चालान के ऊपर है। और ये इसके तो जितनी क्रिटिसाइज की जाए, और सरकार को भी समझना चाहिए कि वो अगर ठीक है, जनता भोली है, जनता हमारी विद्रोही प्रवृत्ति की नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी जेब के ऊपर खुले आम डाका डालें। अच्छा शर्मा जी, एक चीज और आजकल मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले पहले तो चलिए भाग दौड़ करके पकड़ लेते थे, आजकल तो ये होगा खट से मोबाइल जेब में से निकालते हैं और फटाक से चालान कर देते हैं। अब चाहे बेचारे की हालत ही नहीं हो 100 रुपए देने की, लेकिन अब उसे भरना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन जो चालान हो गया है, इससे गरीब हो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, मैं सभी के लिए बात करूंगी, उनकी जेब पर कितनी मार पड़ रही है। नहीं, देखिए, पहली बात तो एक बात समझिएगा कि कानून का एक एक दृष्टिकोण है, नेचुरल जस्टिस का, कि आपको अगर मुझे दंड देना है तो आपका पक्ष मुझे सुनना है। मगर ये पूरा एक पक्षीय कार्रवाई है, ये पूरी एक पक्षीय कार्रवाई है, यानी आपकी बात कुछ भी नहीं सुननी, आप पैसा जमा कराइएगा। और पैसा जमा कराने के अलावा तो नेचुरल जस्टिस भी इसमें वायलेट हो रहा है। दूसरी बात ये बताइएगा कि शहर की बहुत सारी सड़कें, जिसको अभी महल रोड की बात ही करें, आपने 200 फुट चौड़ा रोड बना दिया आपने, और स्पीड लिमिट आपने क्या कर दी उसकी? स्पीड लिमिट वही 60 है। तो आप ये भी समझिए, जब आप इंटरनेशनल लिमिट का आप रोड बना रहे हैं, तो आपको स्पीड की जो लिमिट है वो भी आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। मगर आप उसको एक्सटेंड करने की जगह आप खाली सड़क जब होती है तो 60 की स्पीड से कोई भी वाहन चालक थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाता है, एक नेचुरल एक बात है। और यही पुलिस का कमाई का सबसे बड़ा माध्यम है। जहां उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, जहां जहां ट्रैफिक की इश्यूज है, वहां वो काम नहीं करते। और आपने खुद ने भी बात बोली कि छुप के ऐसी जगह खड़े होते हैं कि केवल क्योंकि उनका पुलिसिंग लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य ये नहीं पुलिसिंग, उनका लक्ष्य ये नहीं कि शहर से यातायात का निकास फास्ट कराए, उनका लक्ष्य केवल ये है कि आपकी जेब से कैसे पैसा निकाला जाए। जब वो खुद रोक रहे थे तो वो उसमें जितना सरकार के खजाने में जमा होता था, उससे 4 से 5 गुना उनके घर पे जाता था। और जब बात की जाती है तो एक बात कहते हैं कि ऊपर तक जाता है। तो ये भी बताएं भाई, ऊपर तक कहाँ तक जाता है? तो ये इनको बताना चाहिए, जो जो ये बात करते हैं कि भाई उनके एसपी तक जाता है, उनके कमिश्नर तक जाता है, या मुख्यमंत्री तक जाता है। तो ये सब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और पूरा का पूरा तंत्र आपका करप्ट हो गया है। पब्लिक के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, जनता के लिए कोई संवेदना नहीं है। और केवल एक बात है कि आपने अगर कार खरीदी है तो आप साल भर के 10 से 12 चालान का पैसा तो आप जमा करवाइए ही करवाइएगा, और नहीं तो ट्रैफिक पुलिस उसके लिए आपको बाध्य कर देगी। 10-12 चालान तो सर आजकल वैसे ही महीने में हो जाते हैं, आपने तो पूरे साल की बात कर दी। मुझे एक बात है, अभी आप स्मार्ट की बात कर रहे थे कि भाई स्मार्ट सिटी बनानी है, इस वजह से भी जो है इंफ्रा पर भी काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। मुझे एक चीज बताइए, बिजली चोरी भी बहुत तेजी के साथ हो रही है, स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई, चोरी चोरी होती है, चाहे वो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लीजिए। अभी मैं कल परसों आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है थोड़ा बताएंगे? देखिए, ये एक दूसरी लूट है, क्योंकि सरकार, एक पूरी सरकार एक लूट तंत्र इन्होंने डेवलप किया है। वो लूट है कि ऑलरेडी जब आप कनेक्शन लेते हैं, जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो आपसे एक सिक्योरिटी जमा कराने के लिए कहा जाता है। यानी जब आपने कनेक्शन लिया तो आपने एक सिक्योरिटी जमा कराई है। मगर अब यहाँ एक दूसरी बात है कि आपने पहले करा दी होगी सिक्योरिटी जमा, आप दोबारा से सिक्योरिटी जमा कराइएगा। तो अच्छा, दिलचस्प बात है, 6 महीने पहले भी लोगों ने सिक्योरिटी जमा कराई है, फिर वापस उनके पास आ गए, वापस जमा कराइएगा। तो क्या हर साल बिजली की सिक्योरिटी आप जमा करेंगे? फिर आप ये बताइए ना कि आपने बिजली की गुणवत्ता में क्या सुधार किया है? आपने कोई गुणवत्ता में आप सुधार आपने किया नहीं, मगर क्योंकि आपको पता है कि मोनोपोली है, आपको पता है कि कोई दूसरी जो संस्था है बिजली विभाग के अलावा, कोई दूसरा आदमी बिजली को नहीं बेचता, इसलिए क्या मोनोपोली, इसलिए हर बार आपसे सिक्योरिटी के नाम पे बात की जाती है, और सिक्योरिटी के नाम पे आपको धमकी दी जाती है, तो जमा कराइए, नहीं तो आपका डिस्कनेक्शन कर देंगे। आप पता करिए, लोगों को 30-30, 40-40 हजार रुपए सिक्योरिटी जमा कराने के नोटिस से जा रहे हैं, और नोटिस के नीचे धमकी भी होती है कि या तो आप जमा कराइएगा, और नहीं तो हम आपको आपके कनेक्शन काट देंगे। तो यानी एक निरीह जनता के सामने जिसका कोई विकल्प नहीं है आपके अलावा। और सबसे दुख की बात यह है, आपको बताना चाहता हूं मैं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, सोलर जो बिजली जो खरीद रही है राजस्थान सरकार, उसके एग्रीमेंट्स देखिए कितने रुपए के एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट करते हैं 2 रुपए 67 पैसे का।
ये एग्रीमेंट करते हैं 3 रुपए का, यानी आप 3 रुपए में बिजली खरीदते हैं और बेचते हुए आप कितने रुपए में बेचते हैं? डोमेस्टिक बिजली भी 8.5 रुपए में बेच रहे हैं। अगर आप कॉमर्शियल बिजली की बात करें तो वो सारे टैक्सेस वगैरह जुड़ के 15 रुपए के अंदर सेल कर रहे होते हैं। आप कल्पना कीजिएगा, आप 3 रुपए की खरीद के 15 रुपए में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, यानी 5 गुना आप मुनाफा कमा रहे हैं, मगर आपकी भूख की शांति नहीं होती है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि अब आप सिक्योरिटी जमा कराइएगा। अरे भाई, किस बात की सिक्योरिटी जमा कराने की बात कर रहे हैं? जब आपसे कनेक्शन लिया था तो आपको सिक्योरिटी जमा करा दिया था ना। आप दोबारा से आप सिक्योरिटी की बात करते हैं और ऊपर थ्रेटन और कर रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी जमा नहीं कराएंगे तो आप कनेक्शन काट देंगे। तो ये केवल एक भोली भाली जनता को केवल और केवल एक लूट का शिकार बनाया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज लूट का शिकार बनाया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि अभी आपने हॉर्मुज संकट के चलते आपने पहले गैस के कनेक्ट रेट बढ़ा दिए, आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, लोगों को कमर वैसे ही टूटी हुई बेचारों की। और अब आप एक नई चीजें और ला रहे हैं, अब आप बिजली का, ऊपर से चालान का संकट। तो बेचारा आदमी करे क्या? कमाता आदमी है कि वो अपने परिवार का पोषण करे, उनको गरिमा युक्त एक अच्छा सुंदर एक खूबसूरत एक जीवन उनको प्रोवाइड कराए, मगर सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार का केवल और केवल कंसर्न है कि आपके जेब से पैसा निकाला जाए और अपनी अय्याशियों के ऊपर पैसा खर्च करे। प्रधानमंत्री भी एक अजीब से व्यक्ति हैं, औरों को तो कहते हैं कि आप विदेश यात्रा मत करिएगा, खुद विदेश यात्रा करते हैं। औरों कहते हैं आप कार से मत जाइएगा, खुद 40 कारों के अंदर जाता है। मुख्यमंत्री की कारकेड भी आप देख लीजिएगा, और कारकेड ही क्यों नहीं जाता, अगर उस कारकेड के सामने अगर एक कोई बच्ची अपना रोजगार के लिए अगर खड़ी है तो ईगोज इतने ज्यादा है, अहमन्यता इतनी ज्यादा है, घमंड इतना ज्यादा है, अहंकार इतना ज्यादा है कि आप मुख्यमंत्री के काफिले के सामने अगर आपने ठेला लगाया है तो आपके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया जाएगा। और ऊपर भी, उसमें भी सबसे दुख की बात है, कोई क्षमा की बात नहीं करता, कोई गिल्ट नहीं होता है। बट यहां तो बात एक है ना कि इधर से लूट मच रही है, इधर से अहंकार है, खुद के खर्चे कम नहीं करते, बट आपकी जेब के ऊपर हर ढंग से निगाह इनकी होती है। तो ये वास्तव में सच बात तो ये कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके पास कोई भी अब नैतिक पात्रता ही नहीं रही है। ये एक लूट वाली सरकार है, ऑर्गेनाइज संगठित लूट, कानून की ताकत से लूट, हर ढंग से लूट, मोनोपोली की लूट, और हर ढंग से कल ये कि आपके जेब में कुछ नहीं रहने देंगे। शर्मा जी, लूट, कानून और ये सारी आप बातें कर रहे हैं क्राइम की। अभी हाल ही में 2 इंसिडेंट हुए, दोनों ही बड़े मुझे ऐसा खुद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि ऐसा भी होता है क्या। सबसे पहले इंसिडेंट की मैं बात करती हूँ। हाई सिक्योरिटी जेल है अजमेर में और सभी इसको जानते हैं। वहां एक कुख्यात डकैत की जो है हत्या कर दी जाती है जेल के अंदर ही, तो सुरक्षा की बात कहाँ रह गई। दूसरी बात करूं मैं, सीकर के गनेड़ी में जो है, आपने भी वो इंसिडेंट डाला था, उसमें भी एक साधु पर जो है आरोप लगाने की कोशिश की गई। हो सकता है कि वो वीडियो सामने आ गया, इसी वजह से साधु जो है बच गए, अदरवाइज तो आपको भी पता है क्या ही होता। मुझे एक चीज बताइए, सुरक्षा कानून की हम बात करते हैं तो कहाँ है दोनों ही चीजें, किधर जा रही हैं? सुरक्षा की बात तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गंगानगर के अंदर एक बच्ची, 13 साल की बच्ची से 30 दरिंदे लगातार उसके बदन को नोचते हैं, यानी बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। गनेडी के अंदर बुजुर्ग सुरक्षित नहीं। आप बताइए, बुजुर्ग एक साधु संत, एक संत आदमी, उसकी जमीन के ऊपर जो मंदिर की जमीन है उसको कब्जा करने के लिए उसके साथ एक दुराचार का वीडियो बनाने की चेष्टा की जाती है। तो बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, जेल के अंदर जगन गुजर सुरक्षित नहीं है, जिसको आप हाई सिक्योरिटी जेल कहते हैं। उसके कैमरास काम नहीं कर रहे, और जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा हुआ है। तो सच बात है कि ये सरकार जो है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर बने भी कहां से, आप ये बताइएगा। जब पुलिस का तो पूरा काम ही केवल एक है कि कैसे भी आपकी जेब की तरफ उनका ध्यान है, उनका लॉ एंड ऑर्डर की तरफ कहां ध्यान है। आपने देखा जयपुर के अंदर कुछ दिन पहले खो नागोरियान के अंदर थाने के जस्ट पीछे की तरफ लोग विस्फोटकों से काम कर रहे हैं और पुलिस का ध्यान नहीं जाता है। और हाँ हाँ, थाने के जस्ट पीछे अवैध फैक्ट्री है, क्योंकि कारण एक है, पुलिस यहाँ कुछ भी काम नहीं करी। पुलिस एक वसूली गैंग के रूप में काम कर रही है। ये पूरा का पूरा एक वसूली का तंत्र है। जिसने दे दिया उसका लीगल, जिसने नहीं दिया उसका इलीगल। कल जब यहाँ कल पैरामीटर एक हो जाए कि जब आप लीगल और इलीगल के बीच में कल एक ही अंतर कर रहे हैं कि अगर आप देने की क्षमता रखते हैं तो आप कुछ भी कीजिएगा, आप लीगल है। और अगर आप देने की क्षमता नहीं रखते तो भले आप कितनी आपकी शुचिता है, कितने आप ईमानदार हैं, कितने आप ऑनेस्ट हैं, आप इलीगल हैं।
तो यहां जब पैरामीटर ही आपने एक कर दिया कि लूट, कि इनकी वसूली के अंदर अगर आप नतमस्तक हो गए, आप कुछ भी कीजिएगा, आप थाने के पीछे क्यों, थाने के अंदर ही कीजिएगा ना, कौन रोक रहा है? जेल के अंदर ही तो हत्या हुई है। तो पुलिस ऑब्वियसली, जेल किसके पास है? इन्हीं के पास तो है, जो आपके जो भी आपका जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां, जेल वही तो चलाती हैं। तो अगर आपका कुछ देने का है तो आप जगन गुजर को आप हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी आप मार सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आप अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है, वो बच्ची सुरक्षित नहीं है। 13 साल की बच्ची, आप कल्पना कीजिएगा, एक आप बात करें, आपका दिल फटने लगता है, आपको रोना आने लगता है कि हे भगवान, ये कैसी जन कल्याणकारी सरकार है। आप वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट न बच्चे के वेलफेयर कर सकती, न बुड्ढों के वेलफेयर कर सकती, और न जेल में गए हुए लोगों को सुरक्षित रख सकती। तो ये तो वास्तव में गवर्नमेंट है ही नहीं। सच बात है, देयर इज नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेसनेस आ गई है। इसको अनार्की बोलते हैं, ये अराजकता की स्टेटनेस है, ये जंगल राज है, कि जिसका जंगल का मतलब ही होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी के अंदर आर्थिक लाठी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिसके लाठी के अंदर चांदी की खनक है, तो समझ लीजिए फिर वो कुछ भी करे। यहाँ तो आजकल राजस्थान के अंदर तो बात हो गई ना कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, केवल थैली भारी के ऊपर बात हो रही है। आपकी थैली भारी है तो फिर आप कुछ भी कीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये थैली भारी वाली जो आप बात कह रहे हैं शर्मा जी, अभी अभी मैं आपको 10 दिन की बात बताती हूँ कि आप कोई सा भी अखबार उठाकर देख लीजिए, और हर अखबार में और हर न्यूज में आते हैं पियून से लेकर अधिकारी, और अधिकारी से लेकर ऊपर तक के लोग रिश्वत के लिए बैठे हैं। आम आदमी जाता है 150 से लेके फिर वो लाखों तक पहुंच जाती है रिश्वत, हर दिन जो है पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए कि किस पे फिर भरोसा किया जाए जब काम करने वाले जो अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, तो आजकल लोग कहने लग गए भाई अगर कुछ कोई चीज सबसे ज्यादा भ्रष्ट है ना तो वो ब्यूरोक्रेसी होगी। तो जनता किस पर भरोसा करे, किस पर आंख बंद करके ये कह दे कि भैया ये व्यक्ति तो ठीक है और यही हमारा काम करेगा, यही ईमानदार है? किधर जाए इंसान? नहीं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। पुराने जमाने में एक बात ये कही जाती थी कि सब चोर नहीं है, मगर अब तो अगर आप सरकार के अंदर आप जाएंगे, अगर आप किसी भी चीज आप पूरे आप राजस्थान भर के जितने भी आप एसडीएम से आप उनको फाइंड आउट कीजिएगा, आप तहसीलदारों को फाइंड आउट कीजिएगा, आप एडीएम्स को फाइंड आउट कीजिएगा, आप थानों के आप फाइंड आउट कीजिएगा, आप बिजली विभाग की बात कीजिएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कीजिएगा, मुश्किल से ही हार्डली एनी आपको ऐसा आदमी मिलेगा जिसके बारे में आप ये दावे से कह सको कि ये आदमी ईमानदार है। सच बात तो ये कि अब वो वाला दौर भी नहीं रहा जब आप ये कहते थे कि कुछ लोग अभी भी अच्छे हैं। सरकार का तो मामला ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे कुएं के अंदर ही भांग घुल गई है। मुझे तो अब वास्तव में ये लगने लग गया है कि शायद ये शासन सचिवालयों में आने से पहले ही आदमी मानसिक रूप से तैयार होकर आता है कि एक बार आ गया तो 7 पुश्तों का इंतजाम कर लूंगा, और आप फाइंड आउट भी कर लीजिएगा। और सबसे दुख की बात है कि हम रिश्वत में पकड़ने की बात तो करते हैं, मगर वही लोग साल भर बाद वापस रेजिस्ट्रेट हो जाते हैं, 6 महीने बाद रेजिस्ट्रेट हो जाते हैं, बैक वेजेस सहित रेजिस्ट्रेट हो रहे हैं। एक भी आप ये बता दीजिए ना मेरे को, तो आप एक उदाहरण दीजिएगा कि इसको करप्शन के आधार के ऊपर हमने, सरकार ने जॉब से इसको रिलीव कर दिया। और दूसरी बात, जो करप्शन करके जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो तो आप ही के पास रह जाता है। तो यानी केवल यह कि आपने 6 महीने के लिए केवल आपने एक अखबारबाजी करवा दी, उसके खिलाफ उसको आपने थोड़े दिन के लिए जेल भेज दिया, फिर वापस वही आदमी थोड़ी बहुत आपका दोबारा से उसी जगह अधिकारी बन के आता है। तो अब तो जो प्रवर्तन वाले जो लोग हैं, इनके एनफोर्समेंट वाले लोग, वो भी भयभीत होते हैं इनसे कि जब आप पकड़ते हो आपको पता है कि ये थोड़ी देर वापस मेरा अफसर बन के आएगा, तो आप उससे क्या बात कर सकते हो, उससे क्या पूछ सकते हो? तो न तो कोई प्रोसिक्यूशन है, न किसी आज तक किसी आदमी को आपने हटाया है, और आर्टिकल 310 और 311 का जो प्रोटेक्शन है संविधान का, उसका भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। पूरा का पूरा सरकारी जो तंत्र है वो केवल और केवल करप्शन के अंदर मुलविस है। हजारों करोड़ों रुपए की इनकी संपत्तियां बन जाती हैं। एक अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो सामान्यतः ये माना जाता है कि आप 1000 करोड़ के आदमी बन गए। आप अगर एक आरएएस ऑफिसर हैं तो आप 100 करोड़ के आदमी होते हैं। तो आप ये बताइएगा, तनख्वाह से तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, ये कहां से हजारों करोड़ों रुपए का सामान इकट्ठा हो जाता है? अभी तो मैंने ये सुना है कुछ बिल्कुल निचले लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी ग्रीस के अंदर बंगले खरीद रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि ये हो क्या रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? वो पैसा आपके और मेरी जेब से आ रहा है, किसी एंटरप्रेन्योर्स की जेब से आ रहा है। कोई भी अगर यहाँ राजस्थान में काम करना चाहता है, उद्योग धंधा लगाना चाहता है, तो उसके सामने शर्तें खड़ी कर दी जाती हैं, और उसी का नतीजा राजस्थान में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप रिसर्जेंट राजस्थान कितने करा लीजिएगा, क्योंकि आपका हर आदमी चोर बन गया है,
हर आदमी कल पैसा मांगता है, और जब सब पैसे ही मांगने के पीछे लग गए तो कौन इस स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रहा राजस्थान के अंदर, इसीलिए राजस्थान एक सिक स्टेट है। राजस्थान एक सिक स्टेट हो गया है, और अब तो करप्शन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से भी ये बात कहना चाहता हूँ, वो अपने कोर कॉम्पिटेंस पे काम करें, अपने अधिकारियों को काबू में करें। और अगर ये अधिकारी इनसे काबू में नहीं आए तो मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये तो मुख्यमंत्री आते हैं और जाते हैं, ये राजस्थान के स्टेट को इतना ज्यादा बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आने वाली जनरेशन हमें से किसी को भी माफ नहीं करेंगी कि राजस्थान में जब करप्शन का नंगा नाच हो रहा था तो हम सब लोग क्या कर रहे थे। ये हम सब लोगों के लिए चुनौती की बात है। अच्छा शर्मा जी, मैं आखिर के दो सवाल आपसे जानना चाहूंगी। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान में इन दोनों जो है प्रसूताओं की मौत हो रही है, लगातार हो रही है। और थोड़े दिन पहले शायद आपने सुना होगा, ये बयान जो है खुद चिकित्सा मंत्री के मुंह से हमने सुना था कि प्रसूताएं जो है नाचते गाते आ रही थी। क्या जो भी था, उन्होंने वही जानते कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था। उसके बाद अभी भी जो है फिर से एक आंकड़ा मुझे देखने को मिला है कि भाई लगातार जो है मौत हो रही है। क्या कारण हो सकता है? कहाँ जो है ढिलाई बरती जा रही है? नहीं, बात एक है ना, सेंसिटिविटी नहीं है। देखो, बात एक होती है एम्पैथी, और ये तो अपने आप सनातन की बात कहते हैं। सनातन का तो बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, वो आपको याद है, वो एक बहुत खूबसूरत एक भजन है नरसिंह भगत का कि वैष्णव जन तो तैने के ये पीड़ पर आई जाने रे, कि जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही अपने आप को वैष्णव जन कह सकता है। ये सनातन की बेसिक परिभाषा है। वेद भी कहते हैं आत्मा सर्वभूतेषु स पश्चित पंडित है, कि जब दूसरे की आत्मा में खुद की जैसी आत्मा दिखने लगे तब आपका एक पांडित्य उदय होता है, नहीं तो उससे पहले आप निरे मूर्ख हैं। मगर यहाँ एक समस्या आ गई है कि इन्हें कोई मतलब नहीं। आप ये सोचिएगा, कोई प्रसूता के लिए, कोई प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है क्या कि वो तो नाचती गाती हुई आ रही थी यहाँ पर? अरे आप सोचिएगा, 9 महीने हम सब किसी न किसी महिला के गर्भ में रहे। मैं भी वैसे ही पैदा हुआ हूँ, आप भी वैसे ही पैदा हुए, और सब लोग, और आने वाली संततियां भी ऐसे ही पैदा होंगी। अगर आप मातृत्व का सम्मान नहीं कर सकते, और खुद अगर स्वास्थ्य मंत्री मातृत्व का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आप कौन सी आप बातें करने में आप कर लीजिएगा मातृशक्ति मातृशक्ति। मगर याद रखिएगा, मातृशक्ति और मातृत्व प्रेगनेंसी के अंदर है। उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता और उसके लिए सम्मान अगर हमारे मन में नहीं है तो हम भारतीय संस्कृति को भी अपमानित कर रहे हैं, हम खुद को भी लज्जित कर रहे हैं, अपनी खुद की माँ को भी लज्जित कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी माँ को, क्योंकि हमारी भी माँ ऐसे ही एक दिन प्रेग्नेंट होगी, उसका ही प्रोडक्ट है कि हम पैदा हुए। तो हाउ यू कैन इंसल्ट सच थिंग, और आप इस चीज को इंसल्ट करें। और फिर आप ये बताइएगा ना, आप इंजेक्शन के अंदर पानी के इंजेक्शन की बात खुद सरकार स्वीकार करती है। इनके चहितों के पास फैक्ट्रीज हैं, उनके चहितों के फैक्ट्रीज के इंजेक्शन सप्लाई हो रहे हैं, और वो नकली इंजेक्शन सप्लाई हो रहे हैं। जब आप नकली मेडिसिन देंगे, नकली इंजेक्शन देंगे, तो फिर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और ऊपर से तुर्रा ये कि एक दिन एक मंत्री महोदय तो कुछ छापे मारने निकल गए, और छापे मारने तो गए, 2 दिन जिन जिन के छापे मारे थे उन सबसे पैसा वसूल करना चालू कर दिया। सच बात तो ये कि जैसे वहां खाद बीज वालों से वसूली हो रही थी, यहाँ दवाई वालों से वसूली हो रही है। और जब वसूली से ही चीजें आएंगी तो फिर दवाइयां भी कैसी होंगी, तो फिर तो प्रसूताओं की मौत होना लाजमी ही है। तो आप उस पाप को देखिएगा जो ये पाप कर रहे हैं। ये हर चीज के अंदर नकली चीजों को ये परमिट कर रहे हैं, और किसके दम पे कर रहे हैं? मनी के दम पे कर रहे हैं, वसूली के दम पे कर रहे हैं। ये सरकार एक वसूली का तंत्र, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, हर चीज की अगर आप जड़ देखेंगे तो आपको दिखेगा वसूली वसूली और वसूली। इस सरकार का केवल एक ही धर्म रह गया है कि वसूल किया जाए, एंटरप्रेन्योर से वसूल किया जाए, व्यापारियों से वसूल किया जाए, इंसानों से वसूल किया जाए, आमजन से वसूल किया जाए, गरीब से वसूल किया जाए, और इनकी वसूली की जद से कोई भी बाहर नहीं रहे। और जब आप इसी चीज पे लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? किनका जिक्र कर रहे हैं आप? कह रहे दवाई से वसूली की जा रही है, खाद बीज से। अब खाद बीज पर तो छापा इन दोनों जो है कृषि मंत्री ही डाल रहे हैं, तो क्या आपका इशारा जो है कृषि मंत्री की तरफ है? और जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह एक बात और सुन लेना, जो जितने ज्यादा छापे मार रहा होता है वो एक बात इंडिकेट कर रहा होता है कि मैं पुरानी वाली रेट से संतुष्ट नहीं हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। हर आप छापे के पीछे वाली मनोवृत्ति को आप देख लीजिएगा, और अंत में हर ऐसे छापों की परिणति क्या होती है? केवल करप्शन परिणति होती है। और इसमें हुआ भी है कि जो जिन लोगों के साथ गए थे, क्या हुआ उन सब लोगों का? वो सब वही लोग मिले, वो सब करप्शन में मुलविस थे।
कुछ भी नहीं है, केवल ये वसूली का अभियान है। भले स्वास्थ्य मंत्री हो, भले खाद्य बीज मंत्री हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे बिजली का महकमा हो, चाहे आपके राजस्व विभाग हो, केवल और केवल इस गरीब जनता का शोषण कर रहा है। और उस गरीब जनता का शोषण कर रहा है जिसने इनको भर भर के वोट दिए। मगर मैं आपको फिर एक बात क्षमा करते हुए कहना चाहता हूं कि जनता ने क्योंकि वोट इनको एक रिलीजियस फीलिंग से दिया है, तो जाहिर सी बात है इनका अकाउंटेबिलिटी की बात भी नहीं। और रिलीजियस फीलिंग का भी जो हुआ वो भी आपने देखा कि जब चंदा भगवान के पैसों को भी आप खा जाते हैं तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए। आप कल्पना कीजिएगा, आप तो खुद शेखावत हैं, राम के वंश से आप संबंधित हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि राम के मंदिर के उस चढ़ावे के पैसे के लिए जो लोग श्रद्धा और आस्था से जमा करा के जाते हैं, दे के जाते हैं, अगर आप उस पैसे से भी अपनी निजी संपत्तियां बना रहे हैं तो इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। मगर अच्छी तरह समझ लेना, पुराने दौर के अंदर जब डाकू आते थे ना, आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें जय भवानी का नारा लगाते थे, और नए जो डाकू आ रहे हैं वो जय श्री राम का नारा लगा के डाका डाल रहे हैं। तो ये इन्हें समझना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर राम के घर में भी अगर चीजें अगर सुरक्षित नहीं है, आप सोचिए, पहले 5 करोड़ की बात आ रही, फिर 7 करोड़ की, फिर वो 2000 करोड़ तक पहुंच गई। और सबसे दुख की बात तो यह है कि 1250 किलो तो चांदी सोना वहां से गायब है। कौन अकाउंटेबल उसके लिए? और खुद प्रधानमंत्री उसके लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं? आप बताइए, ध्वजारोहण करने कौन आया था वहां पे? भूमि पूजन करने कौन आया था वहां पे? उद्घाटन करने कौन आया वहां पे? हर चीज आप जब कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी। और खुद प्रधानमंत्री के जो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो उसके कंस्ट्रक्शन में और पूरे काम को उनके गाइडेंस में किया जा रहा था। तो अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन्हें आप लोगों से कुछ जवाब देने चाहिए कि आखिरकार जिस चीज का पूरा श्रेय उन्होंने लिया, उस चीज के अगर अब ये हुआ है तो ये भी, इसके लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल वही है। मगर हमसे तो दूसरी बात की जाती है कि आपने तो आपने मंदिर का विरोध किया था, हमने मंदिर बनाया। तो मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहूँ, तो पहली बात तो कांग्रेस से मंदिर के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा की बात अलग है, मगर अगर आप ये बात करें कि शुरुआत में दरवाजा किसने खुलवाया, हमने दरवाजा खोला है। राम मंदिर के लिए पूरा रास्ता किसने पेव किया, हमने पेव किया। अब चलिए, आप ये कहते हैं हम विरोध कर रहे थे, मगर मैं तो कह रहा हूं, चलिए हम विरोध कर रहे थे, आप पक्ष ले रहे थे, तो क्या पक्ष लेने आप इसलिए ले रहे थे कि उसका चढ़ावे की चोरी करेंगे? और इसलिए क्योंकि आपने चढ़ावे का आपने मंदिर बनाया तो अब इसका कोई दूसरा विरोध नहीं कर सकता? आप कौन से तर्क दे रहे हैं? मैं राम का पैसा अगर जाना भी था तो कहां जाना था राम का पैसा? राम का पैसा तो उस माँ के घर पे जाना चाहिए था, उस भीलनी के घर जाना चाहिए था जिसके झूठे आम, झूठे बेर राम खा रहे थे। तो अगर गरीब के घर जाता हो पैसा, बात समझ में आती है बातें। आप चोरियों में लगा रहे हैं आप उसको, उस पैसे को। पता है, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। सर, एक एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मुझे पूछना चाहिए आप सब, खैर वो आप ही बता पाएंगे कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। एक युवक का मैं एक वीडियो देख रही थी, उम्र महज 21 साल है, नाम है कार्तिक भारद्वाज। मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से बात की। पहले जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे भी लगा सच में ही कई प्रधानमंत्री जो है, पता नहीं क्या भाई, हो सकता है युवाओं से इंटरेक्शन करने लग गए हो। उसके बाद मुझे पता चला ये एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि उस बच्चे पर 16 एफआईआर दर्ज है। वो छिपता फिर रहा है, डर है, क्योंकि लगातार पुलिस उसके घर पे जा रही है। आप एक बात बताइए, क्या एक बच्चे का प्रधानमंत्री से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध हो गया कि ऐसा लग रहा है कि वो तो कोई देशद्रोह है? 16 एफआईआर कितनी बड़ी बात है, क्या कहेंगे इस पे? सवाल नहीं पूछना, बस यही सरकार का मूल मंत्र। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके एफआईआर होगी, आपके घर में ईडीज आ जाएंगी, आपके घर के ऊपर डिफरेंट ढंग के मुकदमे आप पे दर्ज कर लिए जाएंगे और आपको बिहाइंड द बार कर दिया जाएगा। इस सरकार का पूरा जो तंत्र है वो यही काम कर रहा है कि कौन कौन इनके खिलाफ बोल रहा है। जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना, ये इनका इन प्रिंसिपल एक काम है। ये आपको बता देता हूं। और कब तक मैं भी बचा हुआ मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं। अब कल ही आप देखिए ना कि जीतू पटवारी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई को पुलिस टॉर्चर कर रही है। तो कार्तिकेय वाला मामला भी आप देखिएगा, पूरी दुनिया मीम्स बनाती है। और मीम्स बनाने में आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? वैसे तो आप जवाब दीजिए ना
क्योंकि आप अगर बच्चों के ऊपर एक भरोसा दिला के आए थे कि आपकी परीक्षाएं आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, और अगर ये पेपर लीक्स हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के कान में जूं नहीं रेंग रही, तो जाहिर सी बात है बच्चे, आप तो अवेलेबल है नहीं, तो आपके एआई मॉडल से ही प्रश्न करेंगे ना। आप इसमें इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो बल्कि एआई अब सार्वजनिक रूप से कर देना चाहिए कि भाई मुझसे जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ वो एआई से पूछ ले, क्योंकि आप खुद भी तो यही जवाब नहीं देना चाहते थे ना। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को खुद को भी इस बारे में कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि इस ढंग के, मगर बात एक है, वो तो सब जगह यही हो रहा है। शेखर कपूर के साथ अभी पिछले दिनों क्या हुआ, जब उन्होंने वो बनाया, एक सीरियल एक बनाया, और वो बिल्कुल पॉलिटिकल सटायर था कि भाई जो सरकार से प्रश्न पूछने की बात है, सरकार के कामों को, एक हेल्दी क्रिटिक्स था, उसके प्रोड्यूसर अगर पुलिस ईडी पहुंच गई, एक दो दिन में बंद हो जाएगा वो। मगर यहाँ तो आप ये सोचिए ना, जब एनडी टीवी जैसे लोगों को, जो प्रणव रॉय को, अगर वो मोबाइल वाली पत्रकारिता के लिए अगर आप बाध्य कर देते हैं, मतलब अभी भी बच के रहना पड़ेगा, क्या पता हमने 100% सवाल पूछा हो। 100% बात है, क्योंकि आप सोचिएगा प्रणव रॉय के साथ जो हुआ, उसके बाद दिव्या शेखावत का कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ बात है कि देश की जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये देख रही है। जिस दिन आपका पाप का घड़ा बिल्कुल भरने को है, और ये आपको बिल्कुल टोपल डाउन कर देगी 29 के अंदर। 29 तक आप जो करना है आप करिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बहुत धैर्य से देख रही है, और हिंदुस्तान की जो पब्लिक धैर्य से देखती है, उसका चुनाव में एक अलग ढंग का परिणाम होता है। मैं मानता हूँ इनके गिने चुने दिन रह गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो कई सारी बातें थी, कई सारे सवाल मेरे जहन में भी थे, उनके जवाब आप लोगों को मिल गए हैं, और आशा करती हूँ कि इन सारे सवालों के जवाब में भी अब आप मुझे जवाब देंगे। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला छोड़ रही हूँ कि अगर और भी कोई सवाल हो, किसी नेता मंत्री से पूछना हो, तो बेझिझक आप लोग यहाँ मुझे लिख सकते हैं। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।